तो हम स्टार्ट करें नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, एटम्स। इस चैप्टर में हम जो कुछ पढ़ने वाले हैं, आपको लगेगा सारा कुछ हम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। पूरा पूरा केमिस्ट्री का समझ जो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर था ना, उस चैप्टर का समझ लो कि लगभग 30% पार्ट को उठा के यहाँ डाल दिया गया है। बाकी और कुछ है ही नहीं, सिर्फ उसी चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट है इसमें। बस एटम के बारे में जो एटॉमिक मॉडल है वही पार्ट है, मान के चलो। पहले सिलेबस ही देख लेते हैं। देखो क्या है सिलेबस में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हो। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth पॉसिबल ऑर्बिट। पूरा मतलब बोर्स मॉडल का कंप्लीट वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये। वेलोसिटी निकालना, एनर्जी निकालना, और क्या है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा। कुछ और है सिलेबस में? कुछ नहीं है। मतलब नहीं भी पढ़ाता तो ये चल जाता, एकदम कुछ नहीं है इसमें। रिवीजन कराऊंगा, समझ लो एक बार बस। ये नीट सिलेबस भी सेम है। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला आएगा, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। बाकी स्कूल के सिलेबस में तो सेम कुछ नहीं है ना। ये कंपैरिजन ऑफ क्या है देखो, इसको भी मेंशन कर दिया गया है। कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो जो कंपैरिजन हम करते हैं ना वही वाला है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं एक कॉमन एनालिसिस से। देखो क्या होता है, ये हमारे पास एक मेटल है, कोई भी हमारे पास एक मेटल है। जब मेटल पे क्या होगा, फोटॉन इंसिडेंट होता है। जब मेटल में फोटॉन इंसिडेंट होता है, इसका मैं 3 केस लेता हूं। देख, जब मेटल में क्या होगा, फोटॉन इंसिडेंट होगा, तो एक बार में क्या होगा, एक बार में होगा कि इस मेटल के सरफेस से क्या निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। ये पहला केस। देखो पहला बार हमने देखा कि जब मेटल को क्या दिया गया, फोटॉन दिया गया, तो फोटॉन देने की वजह से मेटल से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। दूसरी बार में ये देखा गया कि मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी फोटॉन देने की वजह से क्या होगा, एक तो ये फोटॉन जो है, फोटॉन को हम लोग यहाँ पर गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोटॉन को ये होता है गामा, गामा रेज नहीं समझना, ये क्या है, फोटॉन है गामा। ये फोटॉन दिया गया गामा, तो फोटॉन देने की वजह से हुआ क्या, एक तो फोटॉन खुद बाहर निकला, और दूसरा फोटॉन अपने साथ क्या बाहर निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तीसरा एनालिसिस ये देखा गया कि जब मेटल को फोटॉन दिया गया, तो फोटॉन देने की वजह से क्या बाहर निकला, एक तो बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, और दूसरा साथ में इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा भाई होता है, जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, वो होता है पॉजिट्रॉन। तो ये होता है E+। ठीक है, देखो हम क्या है ना, 3 ही पार्टिकल बारे में पढ़ते हैं मोस्टली। पहला क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका स्टडी जो है आगे चल के जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वहाँ पर करते हैं। बट ये सब हमारा काम का नहीं है, तो जो आया है बस नाम में उसको देख लेते हैं। तो गामा रेस यहाँ पर, सॉरी गामा नहीं, फोटॉन, फोटॉन इंसिडेंट करने से क्या हुआ, भूल जाऊंगा तो याद दिलाना। ये गामा जो है क्या है, फोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ। तो फोटॉन देने की वजह से क्या हो जाएगा, एक तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और दूसरा उसका उल्टा भाई क्या है, पॉजिट्रॉन। एंटी पार्टिकल बोलते हैं उसको, है ना, उसका एंटी पार्टिकल क्या निकला, पॉजिट्रॉन निकला। तो ये 3 अलग अलग कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये 3 अलग अलग कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ये 3 अलग अलग चीज इसलिए पॉसिबल होता है कि यहाँ पर जो फोटॉन दिया जा रहा है, इस फोटॉन की एनर्जी अलग अलग है।
एनर्जी अलग अलग होने का मतलब ये है तीनों जो फोटोन हैं अलग अलग परिवार के हैं, ये एक परिवार के नहीं हैं। फोटोन एक कॉमन चीज़ है, जैसे इंसान एक कॉमन है, इंसान एक क्या है, कॉमन वर्ड है। लेकिन इंसान जो है देखो, हम अगर यहाँ आए इस दुनिया में तो देखो बहुत सारे अलग अलग जाति के बन गए हैं, अलग अलग धर्म के बन गए हैं, है ना। वैसे यहाँ फोटोन का भी क्या है, अपना अलग अलग नेचर है। जो हम रेडिएशन देखते हैं उस रेडिएशन के अंदर क्या सर सिर्फ विजिबल लाइट रहता है? नहीं, उसके अंदर रहता है गामा रेज, एक्स रेज, बहुत सारे जो रेज रहते हैं, पूरा एक सीक्वेंस रहता है। उन सब के अंदर क्या रहता है, फोटोन रहता है। और हर किसी के अंदर रहने वाले फोटोन की एनर्जी अपनी अलग अलग रहती है। तो पहला, जब मेटल को फोटोन दिया गया और उसने सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है, इसका मतलब ये कौन सा इफेक्ट कहलाता है? ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाता है? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है, जब आप पूरा अब जाकर के वापस देखेंगे उस टॉपिक को, तो हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वहां पर जो एनर्जी है बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा ही रहता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। जब आप कैलकुलेशन को देखेंगे, पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें एनर्जी क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ ये जो फोटोन है, ये जो फोटोन है, फोटोन किसका होगा? ये फोटोन ऑफ विजिबल लाइट होता है। ये फोटोन किसका होता है? फोटोन ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, इतना तो आ जाएगा ना। फोटोन ऑफ विजिबल लाइट होता है ये। तो जब विजिबल लाइट हम यहाँ पर इंसिडेंट कराते हैं, जहां पर हम लोग सनलाइट की जब बात किया करते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो सनलाइट क्या होता है? विजिबल लाइट होता है ना। तो विजिबल लाइट की वजह से मेटल से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इस कंडीशन में अगर हम फोटोन की एनर्जी देखें, तो यहाँ पर जो फोटोन की एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन, या तो पी बोल सकते हो या फिर ई गामा बोल सकते हो। तो यहाँ जो फोटोन की एनर्जी होती है, इसका ऑर्डर क्या रहता है? लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहता है, 1 2 3। तो उसको आप लिख सकते हो सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही इसका वैल्यू रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब हम सेकंड यहाँ पर जाते हैं, जब हम सेकंड केस में जाते हैं, जहां पर एक मेटल में फोटोन इंसिडेंट होने की वजह से एक तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहा है, साथ में गामा रेज भी और निकल गया, सॉरी गामा रेज नहीं, एक और फोटोन निकल गया। ठीक है, तो यहां पर एक और फोटोन जब निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में फोटोन, इसमें फोटोन क्या होगा? फोटोन ऑफ गामा रेज, सॉरी एक्स रेज, फोटोन ऑफ एक्स रेज, यहीं पे तो आ जाएगा, फोटोन ऑफ एक्स रेज होता है। ठीक है, फोटोन ऑफ एक्स रेज। और यही जो इफेक्ट है क्या कहलाता है? यही कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। ये क्या कहलाएगा? कॉम्पटन इफेक्ट कहलाएगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। ये देखो क्या लिखा है, द रिडक्शन ऑफ एनर्जी, हेंस द रिडक्शन ऑफ the reduction in the energy, hence increase in wavelength of high energy X-ray photon when they are scattered by free electron or loosely bounded electrons which thereby gain energy। ये वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। ये समझ आएगा जब मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो। ठीक है, थर्ड में आते हैं, फिर मैं समझाता हूँ इसको। अब देखो तीसरा केस में क्या हुआ, ये है फोटोन। फोटोन मेटल पे जब इंसिडेंट हुआ तो एक क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या निकल गया? पॉजिट्रॉन। और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट, या पेयर प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि देखो एक पेयर निकल गया, किसका? दो अपोजिट चार्ज का। तो पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट कहते हैं इसको, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन या पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट भी लगा सकते हो, लगा ही लास्ट। ठीक, पहली बार में क्या हुआ? पहली बार में फोटोन देने सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसके लिए जो फोटोन है किस तरह का है? विजिबल लाइट का फोटोन है, जिसका वैल्यू क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो फोटोन किसका रहेगा? फोटोन ऑफ एक्स रे रहेगा। और इस जगह पर जो फोटोन की एनर्जी रहेगी, इस जगह पर जो फोटोन की एनर्जी रहेगी वो किस में रहेगी? किलो वोल्ट में रहेगी। तो ईपी किस में रहेगा? ईपी रहेगा इन ऑर्डर ऑफ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा।
और थर्ड जो है फोटोन किसका रहेगा, थर्ड जो फोटोन रहेगा वो गामा रेज का रहेगा, फोटोन ऑफ गामा रेज, फोटोन ऑफ गामा रेज, फोटोन ऑफ गामा रेज। और यहां पर अगर फोटोन की एनर्जी देखी जाए तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन रहेगा वो इन ऑर्डर ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ये तीनों में पहला डिफरेंस है। तो तीनों में इंसिडेंट क्या आ रहा है, फोटोन, लेकिन तीनों फोटोन का एनर्जी अलग अलग है क्योंकि तीनों तीनों अलग अलग फैमिली के हैं। ये विजिबल लाइट रेज का फोटोन है जिसका एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये जो है एक्सरे का फोटोन है जिसका एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। ये जो है गामा रेस का है जिसका एनर्जी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। कोई समस्या यहाँ तक के? चलो, इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है और अभी अभी ड्यूअल नेचर वाले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो इसको हम लोग यहीं पर इसका चैप्टर क्लोज कर देते हैं। ठीक, इसको इतना ही जानेंगे। हम थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। होता क्या है इसमें, जब यहाँ फोटोन आया तो मेटल के सरफेस से क्या निकाल रहा है, वो मेटल के सरफेस से निकाल रहा है क्या, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या निकाल रहा है, फोटोन। तो ऑब्वियस सी बात है ये है क्या, एक वेव, और इस वेव का क्या होगा, अपना कुछ वेवलेंथ होगा। इस वेव का क्या होगा, अपना कुछ वेवलेंथ होगा। मान लो इसका इनिशियल वेवलेंथ, इसका जो इनिशियल वेवलेंथ है वो कितना है, एल आई है। और जब ये बाहर निकला फोटोन तो इसका वेवलेंथ फिर से अगेन कुछ होगा क्योंकि ये भी क्या है, वेव ही है। ये फोटोन है, फोटोन आया और फोटोन गया, तो इसका जो वेवलेंथ है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एल लैम्डा एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लैम्डा एफ मान लेते हैं। अब एक बात समझना, ये जो फोटोन है जितनी एनर्जी ये जब आया उस समय था, तो जब जाएगा तो उतना ही एनर्जी रहेगा क्या, कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये अपना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में लगा दिया। ठीक, और एनर्जी वेवलेंथ दोनों में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये हम बहुत बार देखे हुए हैं, बोर्स के एटॉमिक मॉडल में भी समझे हुए हैं। तो आपको अगर दिमाग में नहीं भी होगा तो सिंपली आप ये अभी दिमाग में रख लो। क्या दिमाग में रखोगे, कि भाई जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ होता है, या उल्टा कर लो, वेवलेंथ इक्वल टू, वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/E होता है। ये बात आपको बोर्स मॉडल में अगेन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब इसका वेवलेंथ क्या होगा, इसका एनर्जी अगर ज़्यादा है, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम हो गया, तो वेवलेंथ इसका क्या हो जाएगा, देखो एनर्जी मान लो इसका क्या हो जाएगा, ई इनिशियल, अब इसका एनर्जी क्या हो गया, ई फाइनल हो गया। तो एनर्जी क्या हो गया, एनर्जी ये पहले ज़्यादा था और ये क्या हो गया, कम हो चुका है। तो आप बताओ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, वेवलेंथ जो है यहाँ पर पहले कम रहा होगा और वेवलेंथ अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे पास जो फोटोन का हम एनालिसिस कर रहे हैं, फोटोन आया फोटोन गया, तो जो आया फोटोन उसका एनर्जी ज़्यादा था, जो गया फोटोन उसका एनर्जी कम हो गया। लेकिन अगर वेवलेंथ के बारे में बात करें तो वेवलेंथ इसका स्टार्टिंग में कम था, लेकिन जब ये चला गया तो एनर्जी के कम होने की वजह से रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो वेवलेंथ क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये जो वेवलेंथ में चेंज है, ये जो वेवलेंथ में चेंज है इसी को हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूंगा, वो कहाँ से आया कैसे आया हमारे लिए कोई जानने का बात नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों में जो चेंज है कौन ज़्यादा रहेगा, लेमडा फाइनल। तो लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा लेमडा। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा लेमडा। और इसी डेल्टा लेमडा को बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। क्या बोला जाता है इसको, कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट। ठीक है, ये है कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट जब इसका वैल्यू निकाला जाएगा तो इसका वैल्यू मिलता है हमको डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू, ये सिर्फ याद कर लेना बस ऐसे ही, H अपॉन मास ऑफ रेस्ट इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन सिंपली बोलो, और ये हो जाएगा C जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम होता है, माइनस 1/cos थीटा। ये थीटा क्या है,
ये थीटा होता है, देखो फोटोन जब यहां से आया तो ये इसके अलोंग आया, लेकिन इधर से क्या, ये जितने एंगल से डेविएट होकर के भागेगा, जितने एंगल से डेविएट होकर के भागेगा वही एंगल क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ये जितने एंगल से डेविएट होकर भाग रहे हैं वही क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। कौन से कलर में लिखूं, इसमें, ये एंगल थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध बार ही इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन फिर भी दिमाग में रख लेंगे इसको अपन। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, डेल्टा लेमडा, ठीक है। अब यहां से दो केस देखेंगे अपन, और जब इसका वैल्यू निकाला जाएगा, मान लो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहां आप इसका वैल्यू डायरेक्ट याद कर लो, एम ई इंटू सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1.24 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। क्योंकि डेल्टा लेमडा है तो डेल्टा लेमडा मतलब लेंथ है, लेंथ का क्या हो जाएगा यूनिट, मीटर होगा या फिर एंगस्ट्रॉम में। तो जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर या तो मीटर में रख लो या एंगस्ट्रॉम में रख लो। तो मीटर में ये आया है, क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ यूनिट होगा क्या, नहीं होगा। 1 माइनस कॉस थीटा का कुछ यूनिट है ही नहीं, तो पूरा बचा हुआ इतना का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। तो ये वैल्यू आप याद रख सकते हो, ठीक। अब यहीं से थोड़ा सा और समझते हैं हम, ये जगह का मैं यूज कर रहा हूं, दो केस लेते हैं अपन। केस वन फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मान लो इस थीटा का वैल्यू हमने 0 ले लिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर ये थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री होगा, अगर ये थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 मतलब 1 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर देखो यहां पर इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पर कोई कॉम्पटन शिफ्ट नहीं हुआ है, यहाँ कोई कॉम्पटन शिफ्ट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो कॉम्पटन शिफ्ट, दैट इज नो कॉम्पटन शिफ्ट, नो कॉम्पटन शिफ्ट। आया समझ में। अगर अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब सीधा सीधा इसी में चला गया, ये कोई यहाँ पर डेविएशन हुआ ही नहीं है। दूसरा केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 02, केस नंबर 02, अगर हम थीटा क्या ले लें, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, if theta is equal to 180 डिग्री, देन डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू, देखो थीटा 180 मतलब क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस +1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन कितना हो जाएगा, एम ई और सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डबल हो गया, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। ये क्या है, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट, दैट इज मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। ये दो केस हमको मिला। पहला क्या है, डेल्टा लेमडा का वैल्यू अगर 0 आ रहा है, जो कि सीधा निकल गया, तो कोई कॉम्पटन शिफ्ट हुआ ही नहीं, और ये इधर आया और उधर ही लौट गया, मतलब मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हुआ, पूरा उल्टा ही हो गया, पूरा उल्टा हो गया, मतलब 180 डिग्री पे चला गया। तो ये है मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट। याद रखने का चीज बस एक ही ये फॉर्मूला है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये तो याद रख ही सकते हो एक फॉर्मूला। बाकी इसमें ऐसा कोई चीज जो समझ नहीं आया हो, ये प्रोसेस पूरा समझ आ गया। क्या हुआ, यहाँ पर मेटल के सरफेस पे फोटोन आया, फोटोन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट कराया ही, साथ में खुद भी भाग गया। जब वो खुद भागा तो उसका एनर्जी अब कम हो जाएगा, क्योंकि पहले जिस एनर्जी से आया था उस एनर्जी का कुछ पार्ट उसने कहाँ यूज कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में।
लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा था तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और जब बाद में निकला तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वेवलेंथ में जो चेंज है यही क्या कहलाएगा, कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। और ये जो इफेक्ट आया, इसी इफेक्ट का नाम क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाएगा। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा दो केस, कितना डेविएशन हो रहा है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है मतलब कोई यहाँ पर शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, और थीटा अगर 180 है मतलब मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हो रहा है। आया समझ में। अब एक बार हम पढ़ते हैं इस लाइन को, देखो आ जाओ वापस, अब देखते हैं इसको, पढ़ो आप। द रिडक्शन इन एनर्जी, द रिडक्शन इन एनर्जी, या क्या बोल सकते हो, इंक्रीज इन वेवलेंथ, या वेवलेंथ का इंक्रीज होना बोलो, या फिर एनर्जी का रिड्यूस होना बोलो, बात तो एक ही है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एनर्जी होगा। ठीक है, ऑफ हाई एनर्जी, कहाँ से एनर्जी आ रहा है, फोटोन, कौन से फोटोन का, एक्सरे के अंदर प्रेजेंट फोटोन का। तो हाई एनर्जी फोटोन जो किसके अंदर है, एक्सरे के अंदर है, व्हेन दे आर स्कैटर्ड बाय अ इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, भाग जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर हो जाएगा, और बोल सकते हो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, या लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोलो, या सिंपली फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो, विच देयर बाई गेन एनर्जी, विच देयर बाई गेन एनर्जी, कौन एनर्जी किया, कौन एनर्जी गेन किया, जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी गेन किया और वो भाग गया। तो ये जो प्रोसेस है कि एक मेटल के सरफेस पे फोटोन जब गया तो फोटोन अपनी एनर्जी की वजह से क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया और खुद वो क्या हो गया, स्कैटर हो गया। यही फिनोमिना क्या कहलाता है, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। और इस कॉम्पटन इफेक्ट में हमने समझा कि जो भी यहाँ वेवलेंथ में चेंज आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। ये दो चीज, पहला इफेक्ट क्या है और दूसरा ये शिफ्ट क्या है। देख लो, कुछ डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर एक तरीके से देखा जाए तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर तो फोटोन भी बाहर निकल गया ना। तो इसलिए हम लोग इसको एक और नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे लिखो इसका नाम, यहीं पे लिख दो, पिंक वाइट, ये ठीक है। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, पार्शियल पार्शियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पार्शियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं। पार्शियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया समझ में। तो मेन हमको इसी को समझना था, समझने का चीज तो यही है बस, और कुछ नहीं, इसी को समझना था अपने को। बस हमने कंपेयर करके इसको भी देख लिया, ये भी समझ आ गया। कोई डाउट इसमें कहीं पे, चलो थोड़ा सा इसका बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ ये है कि भाई जब एक फोटोन आया जिसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोटोन कहाँ पर चला गया, मेटल के सरफेस पे, कहाँ चला गया, मेटल पे चला गया। तो ये मेटल, और मेटल पे जाने के बाद इसने क्या कर दिया, दो पार्टिकल निकाला, एक क्या है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है पॉजिट्रॉन। तो ये हो जाएगा ई माइनस प्लस ई प्लस, ई प्लस को क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन निकाला। ठीक, या ये एक और भी रिएक्शन होता है लेकिन यहां पर नहीं है, इसी में एक और रिएक्शन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक फोटोन दूसरे फोटोन से टकराता है, जब एक फोटोन दूसरे फोटोन से टकराता है तो उस केस में भी क्या हो जाता है, उस केस में भी ऐसा हो जाता है, ई माइनस और ई प्लस। बट हमें फिलहाल किसको याद रखना है, इसको याद रखना है। चलो इसको वर्ड्स में लिख देता हूँ मैं। गामा नहीं है, फोटोन है।
जब एक हाई एनर्जी फोटॉन दूसरे हाई एनर्जी फोटॉन से टकराता है, मतलब गामा रेस का फोटॉन गामा रेस के फोटॉन से टकराएगा ना, तो भी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन रिलीज हो जाता है। देखो एक्चुअल में यहाँ पर जब फोटॉन जो है मेटल से टकरा रहा है तो भी ये हो जाता है, और अगर ये फोटॉन जो है हाई एनर्जी वाला फोटॉन फोटॉन से भी टकराएगा तो भी ऐसा हो जाएगा, मतलब दोनों ही हो जाता है। तो इसको आप फर्स्ट लिख लो और ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो सेकंड को मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, वर्ड्स में लिख दूंगा। टू हाईली एनर्जेटिक टू हाईली एनर्जेटिक टू हाईली एनर्जेटिक फोटॉन टू हाईली एनर्जेटिक फोटॉन फोटॉन interacts, then electron and positron pair create positron pair create हाँ? टू हाई इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर क्रिएट या इज क्रिएटेड, दोनों एक ही चीज है। और ये है उसका रिएक्शन, है ना। इसके उल्टा अगर हम एक प्रॉपर कंडीशन मेंटेन करें, अब वो कंडीशन क्या है हमको जानने की जरूरत नहीं है, तो ये उल्टा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन मिलके वापस क्या बना सकते हैं, वापस जो है क्या कर सकते हैं, दो फोटोन रिलीज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और थर्ड यहां पर लिख सकते हो इन सर्टेन कंडीशन अगर हम एक प्रॉपर कंडीशन मेंटेन करें तो क्या हो जाएगा, ई माइनस और ई प्लस ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे, फोटॉन प्लस फोटॉन बना देंगे वापस, ठीक है। और ये जो रिएक्शन अभी हुआ है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो रिएक्शन हुआ है वापस बनना इसका, ये कहलाता है पेयर इनहिलेशन। ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड पेयर इनहिलेशन। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ रुको ना, पेयर इनहिलेशन, पेयर ये जो वापस बनना क्या कहलाता है, ये पेयर इनहिलेशन। इट इज कॉल्ड पेयर इनहिलेशन। ये इस तरह से वापस बन जाना क्या कहलाता है, पेयर इनहिलेशन कहलाता है। तो ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, हमारे काम का तो बस ये वाला है, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, चलें आगे। तो इसको आप ध्यान में रख लेना, बाकी मैथमेटिक्स तो उसका समझ आ ही गया होगा। ये हमारे पास एक मेटल है, हुआ कि एक बार समराइज करता हूँ, देखो मेटल है, इस मेटल पे क्या आया, इस मेटल पे आया फोटोन, क्या आया, फोटोन, जिसके पास एनर्जी कितना है, ई आई है, इसका वेवलेंथ क्या है, लेमडा आई है, और ये एनर्जी किसका है, ये है फोटोन ऑफ एक्स रे, फोटोन ऑफ क्या है,
एक्सरे है ना, ये फोटॉन है एक्सरे का। और इसने क्या किया, इसने पहले तो निकाल दिया क्या, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या निकाल दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और साथ में क्या निकाल दिया, खुद भी अपने आप को बाहर निकाल दिया, ये फोटॉन है ना। एक तो फोटॉन आया और फोटॉन गया। यहाँ पर देखें तो इसका एनर्जी हो जाएगा ई फाइनल, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लेमडा फाइनल हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं क्या, एंगल थीटा। ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। ठीक, बाकी अब फॉर्मूले को बस समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर क्या मिला अपने को, लेमडा, डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू कॉम्पटन शिफ्ट लिख देता हूँ, कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा लेमडा। तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा फाइनल माइनस लेमडा इनिशियल, और इसका वैल्यू क्या मिलता है, इसका वैल्यू मिलता है h अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू अगर लिखें तो कितना हो जाएगा, 1.24 इंटू 10 की पावर 12 और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, चलो बाकी अब कंडीशन वंडीशन को हटाओ, अभी वो तो सब पीछे समझ गया है ना अच्छे से। तो उसको आप लोग वापस 2 बार मत लिखना, बस एक ही बार लिखना। जैसे यहाँ पर एक बार आप लोगों का तो एक पेज में तो आएगा नहीं, ये कॉपी में है ना, तो आप लोग क्या करना, तीनों को अलग अलग ही लिख लेना। तो जब कॉम्पटन इफेक्ट को लिखोगे तो वो डेफिनेशन लिखना, उसका फिर पूरा इसको एक साथ लिख लेना, 2 बार अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। नेक्स्ट आता है पुराना पढ़ा हुआ चीज, पढ़ो एक बार, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या बोलता है हाइजेनबर्ग जी, क्या बोल के गए, इन्होंने बोला कि भाई कोई भी एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, उसका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, एक साथ मेजर कर पाना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में अनसर्टेनिटी बनी ही रहती है। और उसको उन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से दिया, ये होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, जहां एच अपॉन 4 पाई पूरा एक कांस्टेंट है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, और 4 पाई तो पहले से कांस्टेंट ही है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन का डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन पोजीशन, और डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, दोनों को एक साथ निकाल पाए, एक साथ करेक्ट मेजर कर पाए, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो हम यहां पर इसको कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, तो देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इस क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, ये पूरा क्या है, एक कांस्टेंट है। तो मान लो मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स, तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा पी, इधर लेके जाने के बाद। तो आप देखो अगर मान लो पोजीशन बहुत ही हम लोग एकदम फिक्स मेजर कर लिए, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा, क्योंकि छोटा पार्टिकल है। तो अगर डेल्टा पी बहुत छोटा आया, तो उसके जस्ट उल्टा ये उससे उतना ही बड़ा हो जाएगा। या उल्टा कर दो, डेल्टा एक्स पोजीशन हम मेजर कर लिए करेक्टली, और उसका वैल्यू बहुत छोटा आया, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कोई भी एक बहुत ही छोटा आएगा जो चेंज रहेगा, दूसरा अपने आप बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, जिसको मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी को यहाँ पर लिखा गया है, इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर में वेलोसिटी आता है, तो हम वेलोसिटी की बात भी कर सकते हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक साथ अलग अलग मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक साथ दोनों को बता पाना कि इस टाइम पे ये इसका पोजीशन है और एग्जैक्ट ये इतना उसका मोमेंटम है, दोनों पॉसिबल ही नहीं है। ये है इसका स्टेटमेंट, कोई डाउट इसमें कहीं पर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। थोड़ा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं न्यूमेरिकल पर्पज से, बट इसमें कोई हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले नहीं है, सारा कुछ हम लोग कहाँ देख चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देख चुके हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी की जगह पर एम वी, तो एम तो कांस्टेंट रहता है मास, तो यहाँ पर मास को अगर नीचे ला देंगे तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, जहां डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, या फिर बोल सकते हो मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ
पार्टिकल या मेजरमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि सब मेजर कर रहे हैं तभी पता चल रहा है। यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको नया, इतना तो हम लोग पढ़े हुए थे। जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है ये क्या कहलाता है? मोमेंटम। कैसा वाला मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम और लीनियर पोजीशन, है ना। तो ये कहलाएगा क्या? लीनियर पोजीशन। और क्या हो जाएगा? इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोमेंटम। ठीक। लेकिन क्या इसको हम लोग सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एंगुलर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर पोजीशन एंड एंगुलर मोमेंटम, तो इसी को हम मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकते हैं। एंगुलर पोजीशन को लिख लेंगे डेल्टा थीटा, एंगल थीटा, तो डेल्टा थीटा इनटू एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एल, और इसका वैल्यू हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू सेम h/4 पाई। तो ये फॉर्मूला आप इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर पोजीशन भी लिख सकते हो। ठीक है। जब आप नीट एग्जाम के बात करते हो तो आप सारे चीजों को, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन टॉपिक हो, उसको एक ही बार शॉर्ट नोट्स बनाना, अलग अलग हमको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जो एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है उसको ऐड कर लेंगे बस, है ना। बाकी अभी तो ये हमारे काम का है, लेकिन अभी इस पर्पज से बहुत ज्यादा काम का नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है ये। चलें आगे। यहीं पर एक क्वेश्चन आता है छोटा सा, हो सकता है एक आध नंबर में पूछ लिया जाए इसको। Why electron cannot exist inside nucleus? हाँ, एक ही बात है, उसको कैन नॉट पढ़ दिया। Why electron cannot exist inside nucleus? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? क्या रहता है बताओ? नहीं, पहले ठीक है बताना, पहले जो पूछा उसको बताओ। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही तो रहता है, तो भी न्यूक्लियस में क्यों नहीं रहता है? बताओ। कैसे? हाँ, देखो जब उसके अंदर आएगा, अब ये कैसे में जब मैथ्स आप लगाओगे अपने पता चल जाता है। ठीक है, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो उसमें रीजन नहीं बताया था क्या? थ्योरेटिकल रीजन तो सही है कि जब हम उसके अंदर घुसा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या हो जाएगा? लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मैथमेटिकली आता है। और वो कभी पॉसिबल है क्या? लाइट की स्पीड से ज़्यादा चलने वाला अभी तक के कोई हमको मिला ही नहीं है। हम सबसे ज़्यादा स्पीड किसको मानते हैं? लाइट को मानते हैं। तो मान लो, बस ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं अपन, लेट अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कहाँ चला गया? न्यूक्लियस के अंदर चला गया। तो लेट इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड न्यूक्लियस। अगर मान लो वो कहाँ चला गया? उसके अंदर चला गया न्यूक्लियस के, तो भाई न्यूक्लियस तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? देन इसका पोजीशन भी बहुत छोटा हो जाएगा, और उसको हम लोग लगभग 10⁻12 के ऑर्डर में या फर्मी मीटर से मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा? फर्मी में आ जाएगा। और फर्मी क्या होता है? 10⁻15। तो 10⁻15 देखो, एटम का साइज क्या होता है? लगभग 10⁻10 के ऑर्डर में होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है? 10⁻15 के ऑर्डर में। तो उसी ऑर्डर में पोजीशन मान लेते हैं इसका। देन डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10⁻15 मीटर बोल सकते हो, या डेल्टा एक्स विल बी इन फर्मी। दैट इज क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 फर्मी मीटर मान लेते हैं। ठीक है, या इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 10⁻15 के ऑर्डर में कुछ रहेगा। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं,
तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू, सही लिखा ना स्पेलिंग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। तो यहां से लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, ये हो जाएगा डेल्टा वी, तो एच अपॉन 4 पाई। आप इसको क्रिटिकल कंडीशन के लिए इक्वल ले सकते हो, फॉर क्रिटिकल कंडीशन करके। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन क्या हो जाएगा, एम ई डेल्टा एक्स और साथ में यहां पर 4 पाई। सबका वैल्यू पता होता है, एच का पता है, 4 पाई का पता है, एम ई पता है और डेल्टा एक्स पता है। जब सबको पुट किया जाएगा ना तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू आएगा ग्रेटर देन सी, विच इज इम्पॉसिबल। डेल्टा वी ग्रेटर देन सी is not possible, hence electron can't exist, electron exist inside the न्यूक्लियस। समझ आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट किया तो भाई उसका स्पीड क्या हो जाएगा, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इसी में एक और आता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बारे में तो ये कुछ बोलते ही नहीं है ये प्रिंसिपल, लेकिन ये क्या किया है, ये यूनिट डायमेंशन के साथ खेल के क्वेश्चन बना दिया गया है। हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी, देखो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एक काम करते हैं, हम इसमें किसी एक को लेट, हम क्या करते हैं एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं, डेल्टा एक्स या डेल्टा पी को क्या एज्यूम कर लेते हैं, एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं। लेट डेल्टा एक्स रिप्लेस डेल्टा ई, देन डेल्टा ई इंटू डेल्टा, अब इसको पी ना लेके कुछ अलग मान लेते हैं हम लोग, हम उसका कंजुगेट निकालना चाहते हैं। तो यहां पर लेट रिप्लेस डेल्टा ई एंड, यहां पर लिखता हूं एंड वाई ले लेते हैं ना, डेल्टा वाई बी द कंजुगेट ऑफ डेल्टा ई। क्या लिखा गया समझ आ रहा है, लेट डेल्टा वाई बी द कंजुगेट ऑफ डेल्टा ई, डेल्टा ई एनर्जी है,
जैसे कि जब इस हम फॉर्मूले को देख रहे हैं तो यहां से क्या समझ आया था अपने को, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसको जब मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट के, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन डेल्टा पी। और आगे लिखता हूं तो डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा पी। तो भाई ये एक दूसरे कंजुगेट नहीं है क्या, एक दूसरे कंजुगेट है कि नहीं। यहाँ डेल्टा एक्स कंजुगेट कौन है, डेल्टा पी। डेल्टा बी का कंजुगेट कौन है, डेल्टा एक्स। समझ आ रहा है। तो इसके इस रिलेशन का यहाँ पर यूज करने के लिए बोल रहे हो। यहाँ इन दोनों में क्या रिलेशन है, कंजुगेट का रिलेशन है, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं, है ना। तो वही पूछ रहा है कि मान लो अगर इसमें इन दोनों में कोई एक एनर्जी हो गया, तो बताओ एनर्जी का कंजुगेट क्या होगा। जैसे कि पोजीशन का कंजुगेट क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम का कंजुगेट क्या है, पोजीशन। बात समझ आ रहा है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोजीशन का कंजुगेट क्या है, मोमेंटम, और मोमेंटम का कंजुगेट क्या है, पोजीशन। तो ऐसे ही अगर हम इसी रिलेशन में फिट करके बोले कि एनर्जी का कंजुगेट निकालो, तो आप कैसे निकालोगे। तो एक काम करो, किसी एक को एनर्जी बना दो, तो दूसरा उल्टा मिल जाएगा, जो भी रहेगा वो। बात समझ आ रहा है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन इस बात को लेके आ रहा होगा कि सर ये कंजुगेट कैसे है ना, ऐसा कुछ थोड़ी आ रहा है। कंजुगेट का मतलब यहाँ पर समझना रेसिप्रोकल है, उल्टा है। अब मैं जब इसको आगे पूरा बताऊंगा तो समझ आ जाएगा एकदम आसानी से। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर किसी एक को हम एनर्जी बना देते हैं। तो चलो किसको एनर्जी बना दे, डेल्टा एक्स को एनर्जी बना दिए। तो क्या हो जाएगा, देन मैं डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, डेल्टा ई लिख दिया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा। देखो एक दूसरे कंजुगेट को तो ऐसे लिखते हैं ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें बाद में पता चला ना कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों कंजुगेट है, और दोनों रहते कैसे हैं, एक साथ रहते हैं। तो हमने भी दोनों को क्या कर दिया, एक साथ रख दिया। और अब मैं इक्वल टू का साइन लगा देता हूं, क्योंकि हमको यूनिट डायमेंशन का यूज करना है, तो कोई मतलब नहीं है उसको ऐसे ही रखने का, है ना। तो h अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई। h अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई। एक बात क्लियर हो गया, हम इसको जानते हैं, हम जो है इसको जानते हैं कि ये एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी है। और ये क्या है, नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। यहाँ 4 पाई क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन एज होता है प्लैंक कांस्टेंट, और एज का कुछ ना कुछ यूनिट होता है। एज का यूनिट होता है ना, ठीक है। तो एज का यूनिट क्या होता है, एज कहाँ से निकाला जाएगा, यहाँ पर यूनिट डायमेंशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, यूनिट डायमेंशन। तो यहाँ पर हो गया एनर्जी का यूनिट, इसको अपन सिंपली क्या लिख देंगे, एनर्जी। क्या लिख देंगे, इसको एनर्जी लिख देंगे। और ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू, प्लैंक कांस्टेंट को लिखा जा सकता है, प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच एफ होता है। देन आप यहां पर क्या लिख सकते हो, H इज इक्वल टू ई अपॉन एफ या न्यू लिख सकते हो, बात एक ही है। तो मैं H की जगह क्या लिख दूंगा, अब H की जगह लिख दूंगा E अपॉन एफ लिख दूंगा। देखो यहां पर अब क्या होगा, ये दोनों एनर्जी एनर्जी का यूनिट कैंसिल हो गया, क्या एनर्जी का यूनिट एनर्जी से गायब हो गया। तो बचा क्या, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। एफ मतलब क्या होता है, टाइम। क्या हो जाएगा, टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स को ऊपर लेके चल देंगे, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का होता है। तो भाई डेल्टा वाई हो गया टाइम, इसका मतलब एनर्जी का कंजुगेट क्या मिल जाएगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग टाइम। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हो, द टाइम इज द हाइजेनबर्ग कंजुगेट ऑफ एनर्जी। तो यहां से तो आपको एक बात समझ आ गया कि भाई ये तो क्वेश्चन का पैटर्न है, ऐसे ये किसी के बारे में पूछ सकता है। ये कहाँ चला गया, पूरा यूनिट डायमेंशन में चला गया। यहाँ हो सकता है एनर्जी की जगह पावर के बारे में पूछ दे,
किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक की जगह रखेंगे, दूसरे को मान लेंगे और देखेंगे भाई यहाँ पर कौन से यूनिट से दोनों बैलेंस हो रहा है। क्योंकि जैसे पोजीशन और मोमेंटम को मिलाने से यूनिट क्या आना चाहिए, एच का आना चाहिए जो यूनिट रहेगा। वैसे ही यहाँ पर जो भी कुछ रहे लेफ्ट में उसका यूनिट जो है राइट में जो एच है उसी के यूनिट की जितना ही आना चाहिए। ये फिक्स बात है। किसके अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, जो हम लोग कहाँ पढ़े थे, यूनिट डायमेंशन में पढ़े थे, है ना। जितना इधर का यूनिट है उतना ही कहाँ रहेगा, राइट साइड का यूनिट रहेगा, तब तो इक्वेशन बैलेंस रहेगा ना। बस उसी का यहाँ पर यूज किया गया है। अगर वो पूछता मान लो कि आप बताओ पावर का कंजुगेट क्या होगा, तो आप क्या करते, किसी एक को पावर मान लेते और उसका कंजुगेट मान लो क्या हो जाएगा, कुछ भी डेल्टा वाई हो गया। तो अब पावर का यहाँ पर यूनिट डायमेंशन को रखते और यहाँ एच का यूनिट डायमेंशन रखते और दोनों को फिर क्या करते, कैंसल आउट करके सॉल्व करके ले आते। तो ये जो यूनिट जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वही उसका क्या होगा, कंजुगेट होगा। आया समझ में ये, ठीक। तो हमने क्या पढ़ लिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब हम फिर से वही पुराने चीजों में चलते हैं। एटॉमिक मॉडल, क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मॉडल। देखो पहला जो मॉडल जो हमारे काम का लगा था, जिसकी बात को थोड़ा सा सुनना चाहिए, मानना चाहिए, वो पर्सन कौन थे, थॉमसन थे, जिसकी बात को हमने थोड़ा बहुत वैल्यू दिया था। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बिल्कुल देसी अंदाज में रिप्रेजेंट किया था एटॉमिक मॉडल। क्या किया था, एक तरबूज लेकर के आ गए थे और तरबूज ला करके बोला कि ये देखो, ये तरबूज के अंदर जो लाल लाल दिख रहा है वो सब लाल लाल क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पूरा जो एटम का मास है ऐसे फैला हुआ है एकदम पूरा लाल लाल, है ना। और इसके बीच में जो काला काला बीज दिख रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह से पूरा बैलेंस रहता है, न्यूट्रल रहता है। बस इतना सिंपल तरीके से थॉमसन जी ने क्या किया था, अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था। ये सब लिखा हुआ है, आप दोबारा दोबारा इसको पढ़ोगे, खुद समझ आ जाएगा अपने आप। अब आपको लगेगा कि सर हम इसको फॉलो करें, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, कि उसको फॉलो करें, जो इजी लगे। थॉमसन का मॉडल थोड़ी बदल जाएगा हम अगर लिखने का तरीका बदल देंगे तो अब एक बार अगर जो 11th का कंटेंट को फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो कर लेना, इसमें और कुछ नया चीज़ नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग हो सकता है। द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूरा एटम जो होल अपने आप में न्यूट्रल रहता है, ये बात तो सबको पता है, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकली वो तो न्यूट्रल ही रहता है ना। न्यूट्रल बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम। और उन्होंने एटम को किस शेप का माना, स्फेरिकल शेप का माना, एक स्फीयर समझा। तो प्रेजेंट ऑन एटम जिसको स्फीयर माना है इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्फीयर। एक एटम जो कि स्फेरिकल शेप का होता है तो उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज रहते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज रहते हैं, इसीलिए वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो पहला उसके न्यूट्रलिटी के बारे में बोला उसने। दूसरा क्या बोल रहा है कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस 10 की पावर -10 मीटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन। यहां पर कुछ मिसिंग हो गया क्या, एक लाइन, बिटवीन क्या हो जाएगा, इन बिटवीन, बिटवीन पॉजिटिव चार्ज लिखा जा सकता है ना। वैसे बिटवीन नहीं लगा तो भी चल जाएगा, है ना, ये तो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस इतना इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड रहेगा, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज एंड होल मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। इन्होंने क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी तरीके से स्प्रेड है और साथ में उसका मास भी स्प्रेड है। ये बड़ा बात है। देखो क्या बोला उन्होंने कि जो पूरा मास है उस एटम का सब तरफ फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है, जैसे कि तरबूज में फैला रहता है पूरा रेड रेड रेड, है ना। बाद में जाके ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। जब रदरफोर्ड आए जो इन्हीं के ही एक स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, आगे इस पे और एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बात गलत कर दिया कि भैया पूरा मास नहीं फैला रहता है, एक छोटा सा जगह रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, बस उसी में उसका मास क्या रहता है, कंसर्न रहता है, सेंट्रलाइज रहता है, और बाकी पूरा पार्ट क्या रहता है,
एम्प्टी रहता है। और उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट को करके इसको प्रूव किया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल। तो ये बात आगे गलत होने वाला है। क्या गलत होने वाला है? कि पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से स्प्रेड रहता है और मास पूरा स्प्रेड रहता है। ये बात गलत होने वाला है। बट शुरुआत में जब तक कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, कुछ दिनों तक इसकी बात को वैल्यू दी जा रही थी, है ना। क्योंकि कुछ नहीं तो कम से कम एक बात तो इसने समझाया कि भाई स्फेरिकल शेप में है, जो आगे चल के सही साबित होता है। और इसमें न्यूट्रल रहता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। और न्यूट्रल को तो आप लोग भी बोल दोगे, क्योंकि तो न्यूट्रल ही है। जैसे कि मार्कर क्या है? न्यूट्रल है, तो इसके अंदर एटम क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, है ना। तो ये इन्होंने मेन चीज क्या बताया कि स्फेरिकल शेप में रहेगा करके। और जो स्फीयर है उसका रेडियस, एटम का रेडियस किस ऑर्डर में रहेगा? 10 की पावर -10 है। इस पे और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है गाइस? ये डायग्राम है, ये डायग्राम भी हम लोग सेम देखे हुए थे, ये देख सकते हो। ये है वाटरमेलन। वाटरमेलन में ये देखो जैसे कि पूरा रेड रेड दिख रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज है और ब्लैक कलर का है इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही इन्होंने क्या किया, अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया कि भाई पूरी तरीके से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और उसका मास स्प्रेड रहता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं। ठीक, क्या है इनका लिमिटेशन, क्या है इनका शॉर्ट कमिंग? तो पहला लिमिटेशन तो यही है कि इन्होंने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, कैसे ये स्टेबल रहेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। जो आगे चल के जो सही वाला मॉडल था, बोर्स मॉडल, उस बोर्स मॉडल में पूरी तरीके से स्पेक्ट्रम के बारे में बताया गया है। लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पासन सीरीज, याद है? तो वो सब सीरीज पढ़े थे ना, इसके बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाया। तो ये क्या हो गया, इनका जो थ्योरी है, इनका जो मॉडल है, वो उधर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। या वो लोग जब स्टडी किए तो इनके जो एटम में इनका जो मॉडल है उससे कुछ खास वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया, इसलिए ये लिमिटेशन में काउंट हो गया। द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। इस मॉडल की हेल्प से वो सारे जो स्पेक्ट्रम आए हैं उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। ये कहने का मतलब ऐसा है कि आगे चल के जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने और ज़्यादा एक्यूरेट इस पे मॉडल रिप्रेजेंट किया, उनका मॉडल जो है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है इनके मॉडल से एक्सप्लेन हो ही नहीं रहा था, इसलिए क्या हो गया, ये फेल हो गया। भाई हमारे मॉडल में आपका कुछ खास समझ आ ही नहीं रहा है, इसलिए आपका मॉडल कोई काम का नहीं है। तो पहला जो लाइन है वो बोल रहा है कि बोर्स ने बात को काट दिया, और दूसरा बात क्या बोल रहा है, रदरफोर्ड ने बात को काट दिया। ये दोनों वही बता रहा है, समझ पाए? ठीक, तो अब हम सीधे आते हैं सेकंड नंबर के एटॉमिक मॉडल पे, जिसका नाम क्या है? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल किसका लिमिटेशन? लिमिटेशन नहीं है भाई, ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। दिस मॉडल मतलब थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल से जो स्कैटरिंग का फिनोमिना है ना, वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया। थॉमसन मॉडल से जो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम है, जो कहाँ पर मिलता है, बोर्स मॉडल में, वो भी नहीं एक्सप्लेन हो पाया। तो ये लिमिटेशन किसका है? थॉमसन का है। क्या कहाँ बोला ऐसा? क्या बोला गया, कुछ समझ आया क्या आप लोगों को? मुझे तो नहीं पता, कुछ और सुन लिया होऊंगा मैं। माफ, माफ कर दिए। अब बात वही है, देखो, गधों की रेस पे दौड़ोगे, जीत भी जाओगे तो क्या कहलाओगे? हाँ, गधा ही कहलाओगे। उससे अच्छा पार्टिसिपेट मत करो। पिंक कलर ठीक दिखेगा? ये देखो, रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल, इन्होंने क्या किया,
ये बोले कि हम सस्ता वाला काम ही नहीं करते, सीधा गोल्ड का फॉइल ले आए, है ना। और गोल्ड फॉइल ला करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? अल्फा पार्टिकल पे। अल्फा पार्टिकल कहाँ से मिला? आप लोगों को याद होगा जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो इससे पहले रेडियो एक्टिविटी एक टॉपिक पढ़े थे, है ना। उस रेडियो एक्टिविटी में हमने समझा कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये पार्टिकल निकलते हैं, जिसके सिर्फ अल्फा पार्टिकल से हमको मतलब होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ये देखो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, जिसको बढ़िया से लेड बॉक्स में रखा, और फिर यहाँ जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसका यूज किया। तो ये है गोल्ड फॉइल, और इस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, और बाकी जो रे यहाँ से बाहर निकल रहा है, जैसे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है, उन सब को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का स्क्रीन ले लिया। फ्लोरोसेंट मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर जब पार्टिकल्स या रेज टकराते हैं तो वो ग्लो करते हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट पता चल जाता है कि हाँ हाँ यहाँ पर जो है टकरा रहा है करके। तो ये है एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का स्क्रीन, जिसको डिफ्लेक्शन स्क्रीन यहाँ पर बोला गया है, और यह गोल्ड फॉइल। तो उन्होंने एक चीज देखा कि जब गोल्ड फॉइल से टकरा रहा है, एकदम पतला सा फॉइल लिया, क्योंकि इसकी जो एक डक्टिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हम उसको बहुत पतला कर सकते हैं, एकदम पतला वायर बना सकते हैं। इसका डक्टिलिटी प्लस उसका जो मेलेबिलिटी है दोनों ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अल्फा पार्टिकल टकराया तो उन्होंने देखा कि 3 तरीके के पार्टिकल यहाँ पर हमको नेचर समझ आ रहा है। पहला, ज़्यादातर जो पार्टिकल हैं वो बिना किसी डेविएशन के बाहर निकल गए। पहला उन्होंने क्या देखा, पहला उन्होंने देखा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। फर्स्ट उन्होंने ये देखा कि ज्यादातर जो पार्टिकल हैं पहला ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स passed away undeflected। ये अबाउट कितने हैं, लगभग अराउंड, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 99.86%, या फिर बोल सकते हो 1 in 20,000, है ना, ऐसा कुछ था क्या कि 10,000। तो बस ये याद रख लो कि लगभग 99.86% जो पार्टिकल है वो बिना डेविएट हुए पार हो गए, जो ये बात बताते हैं कि भाई इसके अंदर का मैक्सिमम पार्ट खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी है। जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैक्सिमम पार्ट क्या है, एम्प्टी है, जो बता रहा है कि मैक्सिमम पार्ट एम्प्टी है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आया समझ में। सेकंड ये देखा गया कि कुछ पार्टिकल लगभग, मतलब बहुत थोड़े से पार्टिकल ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो रहे हैं। वेरी फ्यू पार्टिकल डेविएटेड deviate through small angle, through small angle। अब देखो थोड़े से ही पार्टिकल भले ही डेविएट हो रहे हैं, लेकिन डेविएट होना इस बात को बता रहा है कि कोई न कोई उन्हीं के जैसा है जो उनको परेशान कर रहा है, तभी क्या हो रहा है, डेविएट होके भाग रहे हैं। तो डेविएट होके भागने का मतलब क्या है, ये जो अल्फा पार्टिकल है इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जो उसको परेशान कर रहा है वो भी क्या है, उसी के जैसा ही है। तो ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये बता रहा है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इनसाइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये मैं बस ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी तो वर्ड्स आप लोग इससे पहले बहुत अच्छे तरीके से और लिखे हुए हो, और यहाँ पर वर्ड्स में लिखा हुआ भी है। थर्ड जो है कि
लगभग 10,000 में एक पार्टिकल, बहुत कम। 10,000 में 20,000 है। हर बार तीनों बार में 10,000 20,000 बोल रहा हूँ, कैसे सेम सेम आएगा? ये शायद उसमें था ना, टू पार्टिकल्स कोलाइड। एग्जैक्ट डेटा नहीं है क्योंकि ये टॉपिक केमिस्ट्री का है ना, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है। 10,000 में एक है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। लो ठीक है, चलो 20,000 में, बाकी गलत होगा तो यही लोग जानेंगे। 20,000 में 20,000, 1 in 20,000, मतलब स्टूडेंट आप लोग हो है ना, आप लोग पढ़ चुके हो, आपको याद होना चाहिए, और रिस्क मेरे ऊपर डाल रहे हो। 1 in 20,000 क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ, लो बताओ तो आगे क्या होगा। हाँ, 1 in 20,000 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली एग्जैक्टली रिटर्न 8, एग्जैक्टली रिटर्न बैक लिख देता हूँ ना, पीछे लौट जाएगा, एग्जैक्टली रिटर्न। ठीक, क्या कुछ दिक्कत है क्या इसमें? क्या बोल रहा है? क्या? क्या प्रिंस को कुछ सिखा बुझा के लाओ क्या आप लोग? मतलब ये शांत रहता है और आप लोग पीछे बोलते रहते हो। क्या भाई प्रिंस? हाँ, हाँ, क्या चीज? तो 1 in 20,000 एग्जैक्टली रिटर्न बैक 8 180 डिग्री एंगल, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो भी जहां से रिटर्न हो रहा है, बहुत कम पार्टिकल रिटर्न हो रहे हैं, तो इसके न्यूक्लियस में या इसके सेंटर में कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि क्या है, रिजिड है। कोई ऐसा पार्टिकल है जो क्या है, रिजिड है। तो इनसाइड क्या है, यहां पर रिजिड पार्टिकल, रिजिड पार्टिकल है। या बोल सकते हो कि कोई कोई वहां पर एक ऐसा, कोई ऐसा पार्टिकल है जो पूरे इसको, इसके मास को कंसर्न कर रहा है। पूरा मास जो है उसी जगह पर कंसर्न है, एक छोटे से पार्टिकल पर, जहां पर एक छोटे से जगह पर, जहां पर से टकरा के बाद एकदम वापस आ जा रहा है। जैसे अगर मान लो एक बॉल है, एक बॉल को अगर हम एक हार्ड सरफेस से फेंकेंगे क्या हो जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर उसके कॉर्नर पे पड़ेगा तो, जैसे कि ये मान लो ये सरफेस है, ठीक है, हाँ 9th में बताया था। तो अगर ये ऐसे बीच में पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये एग्जैक्ट पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएगा। लेकिन साइड में पड़ेगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वैसे ही है, तो कोई ना कोई हार्ड सरफेस है जो क्या कर रहा है, जिससे जो इसको एग्जैक्ट रिटर्न करा दे रहा है, बैक करा दे रहा है। ठीक है, कोई तकलीफ है क्या यार? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है आपका थोड़ा सा एक्सप्रेशन? क्या हो गया, कुछ समस्या चल रहा है क्या जिंदगी में? क्लास में हो लेकिन कुछ और सोच रहे हो लग रहा है। देखो वापस समझाता हूं मैं इसको। हम लोग जब वहां पढ़े थे 3 तरीके से पढ़े थे। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्या था, उसके बेस पे कंक्लूजन, और तीसरा फिर अपने मॉडल का रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने सबको एक साथ समझा दिया। पहला क्या था, ऑब्जर्वेशन देखा गया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड पार हो गए, और उससे एक कंक्लूजन निकाला गया कि भाई हाँ मैक्सिमम पार्ट खाली है। ठीक। दूसरा
बहुत थोड़े से पार्टिकल डेविएट होकर स्मॉल एंगल पे लौट जाते, स्मॉल एंगल पे आगे चले जाते हैं, जिससे ये पता चला, ये कंक्लूजन निकाला गया कि इसके सेंटर में कोई ऐसा पार्टिकल है जिसके पास सेम चार्ज है जैसा इस अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। और थर्ड, लगभग 1 in 20,000, 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा है जो उससे टकरा के एकदम 180 पे वापस आ गया। मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे कभी कभी देखना बंदर लोगों को कुछ फेंक के मार दोगे पत्थर, तो वो भी ऐसे फेंक के मार देता है। हाँ, नहीं नहीं मैं नहीं खाया हूँ, लेकिन खाए हैं कई लोग, है ना। तो क्या होगा, वो कैच कर लेगा फिर ऐसे फेंक देगा, या उसको बोलते शायद आउल, उल्लू जो है, उल्लू को भी ऐसे फेंक के मारोगे तो भी पकड़ के फेंक देता है, ऐसा करके सुना हूँ, देखा नहीं हूँ। उस अपने पंजे में। तो यहाँ पर एग्जैक्टली समझ लो कि 20,000 में एक पार्टिकल ऐसा होता है जिसको टकराने के बाद पूरा रिबाउंड कर देगा। तो जो रिबाउंड हो रहा है जहां से वो सरफेस क्या छोटा सा रहेगा, या वो सरफेस जो है क्या रिजिड नहीं रहेगा, रिजिड रहेगा। क्यों रिजिड नहीं रहेगा, तो एग्जैक्ट रिटर्न करा पाएगा क्या, नहीं करा पाएगा। तो वो रिजिड है, और रिजिड होना इस बात को बता रहा है कि भाई बाकी जगह तो खाली पड़ा हुआ है, तो बस उसी जगह पे उसका मास क्या हो चुका है, कंसन हो चुका है। और आगे चल के जब उन्होंने अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया, तो यही पार्ट जिस जगह पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, जो रिजिड है, जो पूरे एटम के मास को कंसर्न कर रहा है, उसी को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस। फिर बात आता है कि थॉमसन ने ये एक बात और बोला था, क्या बोला था, कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते रहता है, सेंटर पे घूमते रहता है। कहाँ घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूमते रहता है, सेंटर के चारों तरफ घूमते रहता है। और वो चारों तरफ जो घूम रहा है, तो जिस पाथ पे घूम रहा है उस पाथ का नाम क्या है, ऑर्बिट है। इन्होंने एक बहुत बड़ा गलती ये कर दिया कि ऑर्बिट पे घूम रहा है बोल दिया। क्या गलती किया, ऑर्बिट पे घूम रहा है। न्यूक्लियस है, सही बात है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। लेकिन एक बड़ी गलती जो इन्होंने की वो क्या है, कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसी बात को आगे बोर्स ने करेक्ट किया, जिसकी वजह से उनको भी इस, हाँ, नोबेल प्राइज और यहाँ पर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया। उन्होंने आगे चल के बोला कि किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते हैं, एक फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिटल कहते हैं, डेफिनेट सेल कहते हैं, या स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो ये था पूरा रदरफोर्ड का मॉडल। समझ आया कि नहीं, चलें, ठीक। नेक्स्ट अब हम यहीं पे क्या कर लेते हैं, कंपैरिजन। क्योंकि एक बात अभी तो हमने समझ लिया थोड़ी देर पहले कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घुस सकता। अगर वो घुस जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाएगा। तो मान लो अगर हम बात करते हैं रेडियस ऑफ, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कंपैरिजन ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। जो एटम होता है ना, इसके रेडियस को लिया जाता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड, 10⁻⁻10 10⁻⁹ इसी अराउंड में लिया जाता है। फिर ये होता है फर्मी ऑर्डर, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में। दोनों को अगर हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁵ आ जाएगा। आया समझ में, 10⁵। इसका मतलब ये है रेडियस ऑफ जो एटम होगा, भाई सर्कुलर जो भी चीज रहेगा उसका साइज रेडियस से ही मेजर किया जाता है। तो रेडियस ऑफ एटम या साइज ऑफ एटम जो होगा वो क्या होगा, 10⁵ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। 10⁵ को थोड़ा अगर हम अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तब आप सोच सकते हो कि जो एटम है, जो एटम है वो न्यूक्लियस से कितना बड़ा है। 1 2 3 4 5 कितना लेख हो रहा है, 10 लाख, 1 लाख, 1 लाख। न्यूक्लियस स्पेलिंग गलत हो गया, एस को मैं छुपा दिया उसमें यार।
ठीक है, कितना आ रहा है 1 लाख। मतलब ऐसा समझो कि अगर न्यूक्लियस 1 मीटर का है, न्यूक्लियस अगर 1 मीटर का है तो एटम कितने मीटर का होगा 1 लाख। 1 लाख 1 लाख मीटर, 5 जीरो है, इसके 3 जीरो को किलोमीटर में लगा दो, कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। 1 मीटर मतलब समझते हो कहाँ स्केल, ये भी नहीं 1 मीटर है ना, 1 मीटर बहुत बड़ा होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर का है, ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 15 सेंटीमीटर का है। ऐसे 15 15 कितना लगा दें अपन, एक, लो चलो ठीक है, अपन इस कमरे को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लो ये कमरे का जितना लेंथ है पूरा, वैसे 1 मीटर ज्यादा ही है ये, तो अगर ये कमरे का लेंथ हम लेते हैं, ये क्या है एटम है, समझ लो ये पूरा कमरा क्या है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये क्या है न्यूक्लियस है, ये 1 मीटर का। तो सोचो एटम कितना होगा, यहां से 100 किलोमीटर दूर को कवर करते हुए एटम है। हाँ रेडियस, रेडियस जो है, रेडियस जो है क्या है, साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये कमरा जो है न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का एटम, इस न्यूक्लियस को कवर करने वाला एटम कितना बड़ा होगा, यहाँ से 100 किलोमीटर, मतलब ये सब आप लोग गाँव वाँव सब अंदर आ गया, मेरे गांव तक चला जाएगा। हाँ मैं इसीलिए बोला है ना कि 100 किलोमीटर तक के कवर करेगा, आप सोच सकते हो। अगर हमने बड़ा वैल्यू लिया बस समझने के लिए, ठीक है, इसको हम लोग आपको याद होगा वॉल्यूम से भी देखे हुए थे कि अगर हम एक क्रिकेट ग्राउंड को क्या समझते हैं, एक क्रिकेट ग्राउंड को पूरा एटम समझते हैं, तो उसमें जो बॉल रहेगा, बॉल क्या है उसका न्यूक्लियस है। इतना इसमें क्या रहता है कंपेरिजन रहता है। टेनिस कोर्ट तो वहां पर है क्या, ओ क्या बोलते हैं, अरे बायो में, अरे इंटेस्टाइन नहीं यार, दिमाग से हट गया, एल्वियोलाई, उसको जब फैलाओगे तो कितना बड़ा रहेगा, हाँ इतना बड़ा जितना में टेनिस कोर्ट पूरा बन जाता है, 80 मीटर का रहता है ना, एल्वियोलाई ही है ना, या तो एल्वियोलाई का होगा या तो नेफ्रॉन, एल्वियोलाई ही है, एल्वियोलाई है पक्का, हाँ इस साल पढ़ाया नहीं ना तो याद नहीं आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अभी जो मैं बताया वही है ये, और कुछ नहीं है, ये समझने के लिए है। इसको मिटा दो, अच्छा मिटा दिया, पता चलेगा अब तो, हाँ। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इंटू 10⁵, तो क्या हो जाएगा 1 मीटर इंटू 10⁵ यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया गया है 1 मीटर, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये 50 मीटर, इन तीनों को मिला के क्या लिख देंगे किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक, तो अगर हम डायग्राम से बनाना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, किलोमीटर, 1 मिनट, हाँ मान लो ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस है, कितना है ये 1 मीटर का रेडियस है, तो ये कितने का होगा 100 किलोमीटर का, ये हो जाएगा एटम, और ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस। आया समझ में, ठीक। अब ये डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए था, वो तो मैं पूरा समझा ही दिया।
यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होता है ना उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ उसको दिखाने का तरीका है। ठीक है, ये कोई खास ज़्यादा काम का नहीं है। अबाउट 1 in 8,000, मैं ही लगता है सही बोला था क्या, 10,000 जो बोला था, रिपेल वेट यहाँ पर 8,000 लिखा है। ठीक है, 8,000 था ना। वहाँ पर एक 9th का बुक हिलाओ तो यहीं पर है, टेबल के ऊपर में दिख जाएगा वहाँ पे। यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है ना एन थीटा, और इसमें ग्राफ बना दो, ग्राफ ऐसे बनेगा। इसमें 12,000 लिखा है। ठीक है, अब गिनती थोड़ी कर रहे हैं सब लोग वहां जाके, लेकिन वो लगभग 10,000 के आसपास ही था। ये लो, फिर वही वो नेट वाला, नेट में तो कई ठो अलग अलग डेटा बता देता है ना, जैसे यहाँ पर 8,000 है। मैं क्या लिखाया था इसकी बात हो रही है अभी। ये फिर दोबारा आ गया क्या, कितने बार आएगा भाई। जो भी रहे, इंपॉर्टेंट ये है कि रिटर्न बैक होते हैं, है ना। बाकी अब हटा दो उसको, ये सारा पॉइंट लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड प्रोड्यूस, क्या है, फ्लैशेस, वही जल जाता है ना, ऑन द स्क्रीन एज इफ देयर वर नथिंग इनसाइड, इनसाइड गोल्ड फॉइल, दस एटम इज हॉलो। तो पूरा पूरा क्या हो गया, पार ही हो गया बोल रहे हैं। हेलो कहाँ है, हॉलो। few particles collide with the atoms of the foil which have scattered or deflected through considerable large angle. Few particle even turn back towards the source itself. ये वही वाला बोल रहा है कि रिटर्न बैक होते हैं वाला, या तो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे या फिर एग्जैक्टली रिटर्न बैक ही हो जाएंगे। 178, 179 ये लार्ज एंगल है, या एग्जैक्टली 180 पे रिटर्न हो जाएगा। The entire positive charge and almost whole mass of atom is concentrated in a small center called nucleus. ये जो हमने पढ़ा था डिटेल में ना, उसको एक तरीके से समरी करके बना दिया गया है। हमने देखा था अलग से ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, फिर उसका मॉडल, वो सबको मिला के एक साथ समेट दिया गया है। द इलेक्ट्रॉन्स could not deflected the path of alpha particle, that is electrons are very little, very light। अब ये बात आता है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर रहता है तो उससे टकरा के क्यों पार्टिकल जो है डेविएट नहीं हो रहा है, या उससे टकराने के बाद उसका रास्ता बदल क्यों नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा रहता है, एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना कम रहता है। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन को कितना से डिवाइड करोगे, 1837, यही तो था क्या। जब इससे डिवाइड करेंगे तब जाकर क्या मिलता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना छोटा है, लगभग 2000 टाइम्स, तो बहुत छोटा है ना ये, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इंपैक्ट पैरामीटर। क्या नाम है, इंपैक्ट पैरामीटर। ये आप शायद नहीं पढ़े हो। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। मान लो एक ऑब्जेक्ट है इधर और ये इधर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो एकदम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और एक तीसरा ले लो यहां पर, एक चौथा ले लिए। पहला
ये दोनों के दोनों का जो डायरेक्शन है क्या है, एकदम सेम है। क्या डायरेक्शन एकदम सेम है, इधर ही मूव कर रहा है। ठीक है। और दूसरे केस में ये ऐसे मूव कर रहा है और ये जो है पढ़ो एक बार लाइन को, क्या लिखा है वो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो जैसे ये एक वेक्टर है जो इधर जा रहा है, दूसरा वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा क्या, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मान लो कितना है, डी है, तो यही डी क्या है, इसका इंपैक्ट पैरामीटर है। यहां पर ऐसा कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो यहां पर इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो इंपैक्ट पैरामीटर शॉर्ट में क्या लिख दें, आईपी लिख दें, इज इक्वल टू 0। यहां पर क्या हो जाएगा, आईपी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि एक जो अल्फा पार्टिकल है टकराने के बाद वापस रिटर्न आ जाए, तो उसके लिए इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0, तभी एग्जैक्टली क्या होगा, वो रिटर्न होता है। एग्जैक्टली रिटर्न कब होगा, जब वो उसी पाथ में रहेगा तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूं नोट करके भी। अगर वो एग्जैक्टली रिटर्न हो जाता है तो उस केस में क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ रहेगा ही नहीं। तो फॉर हेड ऑन कॉलिजन, हेड ऑन कॉलिजन theta is equal to 180 degree, which is possible, which is possible, which is possible at the zero impact parameter, zero impact parameter। हेड ऑन कोलिजन मतलब जब वो एकदम हेड टू हेड टकराएंगे तब तो जाकर रिटर्न आ पाएगा। अल्फा पार्टिकल अगर किनारे पे टकराएगा तो भाग जाएगा, एकदम हेड टू हेड टकराएगा तब जाके रिफ्लेक्ट हो पाएगा। और रिफ्लेक्ट कब होगा, फॉर हेड ऑन हेड कोलिजन थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब इंपैक्ट पैरामीटर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, तो यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, या एक टॉपिक ही समझ लो इसको। इफ इंपैक्ट पैरामीटर इज 0 then find closest approach। if impact parameter is 0 हाँ, एक मिनट, नोट देखते हैं। फॉर हेड ऑन, ऑन भूल गया, रुको। फॉर हेड ऑन कोलिजन हेड ऑन कोलिजन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कब पॉसिबल है, 0 इंपैक्ट पैरामीटर पे।
देखो ये मान लो एटम है, और एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या रहता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है, और कितने सारे प्रोटॉन रहते हैं, Z मान के चलते हैं, तो ZE इसका क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसका चार्ज ZE हो गया। इधर पे मान लो एक अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल क्या होगा, ये अल्फा पार्टिकल कितने वेलोसिटी से चल रहा है, मान लो ये V0 वेलोसिटी से चल रहा है, और जाकर के इसको क्या करता है, ये हीट करता है। ठीक है, जब हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग मॉडल की बात करते हैं तो यही तो होता है क्या, जो एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को जाकर के क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल हीट करेगा, और एग्जैक्ट जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो ये रिटर्न बैक हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या मूव कर रहा है, नहीं, न्यूक्लियस कौन से कंडीशन में है, ये रेस्ट कंडीशन में है। ये कौन से कंडीशन में है, ये रेस्ट कंडीशन में, और ये मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तो इसके पास कुछ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। मान लो इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियली क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और V0 का स्क्वायर, यही होगा क्या, 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें, इसके पास क्या अभी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ पोजीशन की वजह से नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। ये अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 होगा। लेकिन इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, और उस एनर्जी में भी स्पेशली मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो लॉ ऑफ अप्लाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उतना ही इसके इस जगह पर टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो सेम हो जाएगा। इनिशियली देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इनिशियली कितना हो जाएगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना है, देखो यहाँ पर इनिशियली हो जाएगा 1/2 और mv0 का स्क्वायर, प्लस अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये भी रेस्ट पे है और ये मूव कर रहा है, तो सिर्फ मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा इसके पास अभी 0 रहेगा। या ऐसा मान के चलो, स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी इसके पास रहेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी जब टकरा जाएगा, जब दोनों दोनों टकराएंगे तो टकराने की वजह से दोनों के पोजीशन की वजह से आएगा, तो इसको ऐसा ना लिख के मैं इसको हटा देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या रहेगा, देखना वापस लिख रहा हूं ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कब, इनिशियल, और क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, मतलब आफ्टर कोलिजन, जब टकरा जाएंगे तो फाइनल मतलब आफ्टर कोलिजन। इनिशियली देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है इसके पास 1/2 m, 1/2 m और क्या माने हैं V0, तो 1/2 m और V0 का स्क्वायर, प्लस स्टार्टिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है इनके पास, फाइनली जब टकरा के रुक जाएगा, जब टकराएगा क्या हो जाएगा, ये रुक जाएगा। थोड़ा और इसको बढ़ा देता हूं दूर ना, मान लो अभी क्या हो रहा है, बढ़िया समझना इस बात को भी जो लास्ट में समझाऊंगा मैं। अल्फा पार्टिकल है, ये गया गया गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास भी क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या ये जब आगे बढ़ेगा तो ये इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसके पास जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज को अपने पास आने देगा,
नहीं आने देगा, रिपेल करेगा। लेकिन मान लो ये मूव कर रहा है अल्फा पार्टिकल, तो मूव करते करते अपने वेलोसिटी की वजह से थोड़ा दूर तक के चला ही गया, लेकिन जहां अब इसके रेंज में आएगा तो ये अपोज करना शुरू करेगा। तो जब ये अपोज करना शुरू करेगा तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये इस जगह पर आएगा जैसे ही, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये रुक गया। कौन रुक गया? अल्फा पार्टिकल। हाँ, अब रोक देगा उसको। भाई ये वापस लौटेगा उससे पहले कहीं तो रुकेगा, वापस लौटेगा उससे पहले कहीं तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा। जैसे ऐसे चल रहे हैं तो चलते चलते जब वापस आ रहे हैं तो कहीं तो एक जगह पे क्या होगा, स्पीड जीरो होगा ना। जीरो हुए बिना वापस लौट सकते हैं क्या? नहीं लौट सकते। तो जब ये जाते रहेगा आगे तो कहीं ना कहीं एक जगह वो पोजीशन आएगा जहां पर क्या हो जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल जो है रुकेगा। अब हम ये मान लिए कि ये वो जगह है जहां पर क्या हो जाएगा, ये, अरे यार, ये वो जगह है जहां पर जाने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, मान लो जीरो हो गया। तो जितने करीब में जा करके, जिस डिस्टेंस पर जाकर इसका डिस्टेंस जीरो हुआ है, उसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको? क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसको हम लोग आर नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर नॉट से, है ना। ये क्या है? क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पे लिख लो, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू क्लोजेस्ट अप्रोच। तो क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? वो डिस्टेंस जहां पर अल्फा पार्टिकल जा करके अपने वेलोसिटी को जीरो कर लेगा, मतलब रिटर्न होने के जस्ट पहले का पोजीशन जहां पर वो रुकेगा, जहां पर वो रुक जाएगा, जहां पर वो होल्ड हो जाएगा, वही पोजीशन क्या कहलाएगा? क्लोजेस्ट अप्रोच। मान लो यहां पर न्यूक्लियस ने उसको आर डिस्टेंस पर रोक दिया और वहीं से उसको ढकेलेगा वापस, हो तब जा करके रिटर्न होगा। तो जिस जगह तक वो जितना अंदर घुस पाया है वो यहीं तक घुस पाया, तो क्या कहलाएगा? क्लोजेस्ट अप्रोच। कहने का मतलब अल्फा पार्टिकल जितना क्लोज अप्रोच कर पाएगा, जितने क्लोज मार्जिन से बचेगा, वही क्या कहलाएगा? क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 1/2 m v0 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो इनिशियली, अब फाइनली क्या हो गया, फाइनली v जीरो हो गया, फाइनली v0 क्या हो गया, जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। लेकिन इनके पोजीशन की वजह से जब वो एक दूसरे के पास आए हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। और ये भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको कौन डिफाइन करता है? कौन डिफाइन करता है? कूलम्स लॉ। आई कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। तो ये क्या हो जाएगा, के होता है के चार्ज Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं किसका, एनर्जी का। किसका बात कर रहे हैं? एनर्जी का। तो एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। फोर्स होता है आर स्क्वायर और एनर्जी क्या होता है, आर। पोटेंशियल एनर्जी याद है कि नहीं है? याद भी नहीं होगा तो करते रहोगे और क्या। अल्फा पार्टिकल का कितना चार्ज होता है, कितना चार्ज है इसके पास? इसके पास चार्ज होगा 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज होता है ना, 4 मास। सब भूल भलैया यार। के का के रह जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का, और यहां पर इसका कितना है, जेड ई अपॉन, अपॉन क्या है, डिस्टेंस इनके बीच का, आर नॉट। तो हो जाएगा आर नॉट। लिख देता हूं यहां पर, बाद में कभी नोट्स देखोगे तो ये भी भूल जा रहोगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। यहां से कुछ और किया जा सकता है क्या, कुछ करना चाहिए इसको और? आर नॉट निकालना पड़ेगा ना, वही तो निकाल रहे हैं, नहीं बोल रहे हो। आर नॉट निकालते हैं इसको, इसको इधर ले आते हैं। आर नॉट इज इक्वल टू
के का के हो गया और 2, तो 2 को कहीं 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, सीधे लिख दूं, आर नॉट इधर ले आते हैं, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 सामने ले आते हैं, 4k और क्या हो गया z और क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, ये इधर गया तो ये इधर आ जाएगा m वी नॉट स्क्वायर। बस ये रिलेशन है, इसको याद रख लो, ये किसका है आर नॉट का वैल्यू, आर नॉट का वैल्यू, क्लोजेस्ट अप्रोच का वैल्यू यहां से निकल सकता है। के का वैल्यू पता है कितना होता है 1/4πε0 और उसका वैल्यू 9 × 10⁹ क्या यूनिट होता है उसका, और के का निकाल लो फॉर्मूला से, F इज इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर उधर गया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा के का यूनिट। ठीक है, तो ये क्लोजेस्ट अप्रोच है, यही क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच, इससे क्लोज और ये अप्रोच नहीं कर सकता। ठीक है, क्या मैं कहाँ हंसा हूं भाई, मैं कहाँ हंसा हूं, वाह, ये समझाओ उसको, बगल में समझाओ उसको अब हंसाऊं देखो, अब हंसाऊं, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हंसाऊं करके, वापस देखो, इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0 देन फाइंड क्लोजेस्ट अप्रोच। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 कब होगा, 0 तब होगा जब उनके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रहेगा, और डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इसका मतलब वो एग्जैक्ट 0 डिग्री पे रिटर्न हो रहा है, और एग्जैक्ट अगर रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न होने से पहले वो उसके कितना पास पहुंचा हुआ है, वही क्या है क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो मान लो r डिस्टेंस तक के पहुंचा हुआ है और उसके बाद वो क्या होगा रिटर्न होगा, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाया, और उसको लगाने के बाद इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम लिखा, तो लिखने के बाद देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले रहेगा काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv0 हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो उस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा के, और दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का वैल्यू, स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, तो के अल्फा पार्टिकल का कितना होता है 2 × E, और वो भी किस में रहता है पॉजिटिव ना, Z × E क्या रहेगा न्यूक्लियस का चार्ज रहेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r0, तो r0 का वैल्यू यहां से ट्रांसफर करके मिल जाएगा। कोई समस्या यहां तक के नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर इसको कुछ देर के लिए आराम देते हैं। ये ग्राफ है वही पुराना वाला है ना, बस देखने के लिए है ये, स्कैटरिंग एंगल थीटा, और ये क्या है ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, तो कैसा ग्राफ है इसके बीच में हाइपर, हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है ना, किसके बीच में उसको देख लेना बस, किसके बीच में है स्कैटरिंग एंगल थीटा, थीटा कितने पे डिफ्लेक्ट हो रहा है वो, और कितने सारे पार्टिकल डिटेक्ट हो रहे हैं निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर, ऐसे क्वेश्चन का नंबरिंग ही नहीं किया ना अपन, फर्स्ट क्यों होगा, इधर हुआ ना 1-2 क्वेश्चन, लेकिन चलो उसको क्वेश्चन की तरह नहीं समझते हैं ना। ये है पहला क्वेश्चन सही तरीके का, क्वेश्चन पढ़ा जाए और आंसर दिया जाए। ए, ठीक, when an alpha particle of mass m moving with velocity y ले लिया है, v है यार तो,
with velocity v, bombards on a heavy nuclear with heavy nucleus of charge Ze. Distance of closest approach from the nucleus depend on mass. क्या था फार्मूला उसका, क्या मिला था? मान लो याद नहीं रहे बहुत लंबे समय के बाद, तो याद रखने की कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि फार्मूला काम का नहीं है। तो सीधा क्या कर देना, 1/2 mv0 स्क्वायर। इतना तो पता है कि पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद में क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो k 2e और क्या है Ze, और नीचे क्या हो जाएगा R0। तो R0 को इधर लेंगे, क्या हो जाएगा R0 इज इक्वल टू 4 2 × 2 4 k और Ze स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा मास और क्या है वेलोसिटी का स्क्वायर। तो R क्या रहेगा, R इज रेसिप्रोकल ऑफ मास। ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सी आंसर। हाँ एकदम सेम ही है ये तो। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा 180। इम्पैक्ट पैरामीटर 180 डिग्री। ये आएगा, क्या बोला है रदरफोर्ड scattering experiment when a projectile of Z1 charge Z1 and a mass m1 है approaches a target nucleus charge Z2 है mass m2 है, distance of closest approached R0। तो R0 क्या मिला है अभी, R0 अपने पास क्या आया है 4 और क्या था k Ze स्क्वायर और mv0 स्क्वायर। mv0 स्क्वायर, तो ये कहीं न कहीं दोनों के, या मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू k Z1 Z2, यही होगा न्यूक्लियर चार्ज दिया है Z1 Z2, और नीचे क्या हो जाएगा R0। तो यहाँ पर R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k और Z1 Z2 अपॉन mv0 स्क्वायर। तो R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। अच्छा क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, अच्छा तो ये है एनर्जी, यही क्या है काइनेटिक एनर्जी है ना। तो इसी को अपन क्या मान लेंगे एनर्जी मान लेंगे। तो एनर्जी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा Z1 और Z2, कुछ ज़्यादा ही आगे आ गए बिना क्वेश्चन पढ़े। हाँ यही गलती नहीं करना है। तो E प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2, ठीक है।
लास्ट स्लाइड, ड्रॉबैक। रदरफोर्ड को खत्म तो करना पड़ेगा ना। हाँ बस 4 तो क्वेश्चन ही किया, उसका 5वां कराया हूँ क्या? ये टॉपिक थोड़ी बोला था। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ ये 10 की पावर क्या है? -8 है। पहला क्या है ड्रॉबैक? पहला ड्रॉबैक ये है कि इसने ये नहीं बता पाया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है, तो एटम कैसे स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो पहला पॉइंट ये कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया? देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, ये देखो न्यूक्लियस है ZE, इसके चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, तो चार्ज पार्टिकल जब एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, तो सर्कुलर पाथ में लगातार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, v क्या हो रहा है? चेंज। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या एग्जिस्ट करेगा? एक्सेलरेशन। तो ये क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। समझ आ रहा है? जब कोई चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि लगा तो उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और अगर एक्सेलरेट कर रहा है कोई चार्ज पार्टिकल, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, तो वो एक्सेलरेट करते करते क्या करता है? ईएम वेव रिलीज करता है, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। हमने देखा ना कि ईएम वेव कैसे आता है? एक स्टेशनरी चार्ज की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आता है। अगर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो उसकी वजह से क्या आता है? कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ ईएम वेव भी आ जाता है। तो ये क्या निकालता है? ईएम वेव निकालता है। तो सबसे पहला हमारा वो टेबल था ना, तो ये क्या रिलीज करेगा? ये ईएम वेव। ईएम वेव क्या करेगा? एमिट करेगा। 1 मिनट। ईएम वेव एमिट करेगा। और ईएम वेव एमिट करने का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। तो भाई जब एनर्जी रिलीज करता जाएगा तो एक समय बाद तो थक जाएगा ये। और जब ये चार्ज पार्टिकल थक जाएगा तो अपना छोटा रेडियस में घूमना शुरू करेगा। और छोटे रेडियस में घूमते घूमते एक समय के बाद इतना छोटा हो जाएगा कि न्यूक्लियस के अंदर में ही चिपक जाएगा। तो वो तो कोलैप्स हो गया। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो वो क्या कर रहा है? लगातार एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव रिलीज करता है, एमिट करता है। और ईएम वेव रिलीज होने का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज कर रहा है। और लगातार वो अपनी एनर्जी को अगर रिलीज कर रहा है तो एक समय बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। और अगर एनर्जी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? पहले बड़ा चक्कर लगाएगा, फिर थक जाएगा, चक्कर लगाना ही है तो छोटा चक्कर लगाएगा, मतलब छोटा रेडियस से घूमेगा, फिर और छोटा रेडियस से घूमेगा, फिर और छोटा रेडियस से घूमेगा, और एक समय के बाद कहाँ आ जाएगा? न्यूक्लियस में आके कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है तो वो खींच लेगा। तो यहाँ पर तो स्टेबिलिटी खत्म हो गया एटम का, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया और न्यूक्लियर निगेटिव चार्ज क्या हो गया? उसमें जाके कोलैप्स हो गया। तो ऐसे तो भाई एटम स्टेबल नहीं हो सकता। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, आगे चल के जो बोर्स मॉडल में पता चलता है लाइन स्पेक्ट्रम, उसके बारे में भी इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये इसका क्या था? ड्रॉबैक था। ये पूरा लिखा है कहानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव बोल सकते हो। दिस फीचर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर प्लैनेट सिंस दे आर अनचार्ज। ये प्लैनेट घूमता है क्योंकि उसमें चार्ज नहीं रहता, इसीलिए लोग घूम सकते हैं। Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. The energy emitted by radiation comes from
इलेक्ट्रॉनिक मोशन द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, तो ऑर्बिट क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, कैलकुलेशन, सो दैट इट शुड टेक इन इलेक्ट्रॉन ओनली 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड, 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड लगेगा टू स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, वो ऐसे ऐसे करके घूम के अंदर कहाँ घुस जाएगा, न्यूक्लियस में, मात्र 10 की पावर माइनस 8 सेकेंड लगेगा, उसको न्यूक्लियस क्या कर लेगा, खींच लेगा अगर वो थका तो। बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा होता नहीं है, लेकिन thus the Rutherford model cannot explain the stability of atom। ठीक है, इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग तो एटम क्या हो गया, खत्म हो गया, फिनिश हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके घुस गया कहाँ, न्यूक्लियस में, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए इनका ये जो मॉडल था वो भी क्या रहा, कुछ लिमिटेशन के साथ में आगे बढ़ा, लिमिटेशन ही रह गया इसमें। तो फिर अब आगे फाइनली हम देखेंगे क्या, आगे हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब बोल देता हूँ क्या, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।